नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं एक कविता से करने वाला हूं। गौर कीजिए, गौर से सुनिएगा। पेश है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिखी थी। अब कविता आपने सुनी, मैंने बिल्कुल अनकट इसीलिए सुनवाई। यह संसद के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर 21 सितंबर को विशेष सत्र जब चल रहा था, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह कविता सुनाई। और आपने देखा, देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो मुस्कुरा रहे थे कि भाई बात तो ये ठीक कह रहे हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला, हाशिए पर पड़ा, अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति, क्या आज भी आजादी के 75 साल होने के बावजूद, बल्कि 76 साल हो चुके हैं, उसकी क्या यही दशा है? इसी तरह से अभी भी वो गुलामी की, सामाजिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है क्या? इसलिए कोई आपत्ति भी नहीं हुई, कोई एक्सपंज नहीं की गई ये कविता। तो फिर आप कहेंगे ये कविता क्यों सुनाई मैंने? 21 सितंबर के 6 दिन बाद ठाकुर का कुआं शीर्षक है इस कविता का। ठाकुर का कुआं को लेकर जात का धुआं उठा जबरदस्त तरीके से कल बिहार में। और दिलचस्प बात देखिए, शुरुआत किसने की? शुरुआत की चेतन आनंद ने। आनंद मोहन सिंह, वो बाहुबली, जेल से जो छूट कर आए हैं, उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं, उसी आरजेडी के जिनके सांसद ने यह कविता सुनाई। और चेतन आनंद, उनका ठाकुर खून खौल उठा। हम ठाकुर हैं साहब, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जेडीयू जो साझा सरकार की अगुवाई कर रही है बिहार में, उन्हीं के एमएलसी संजय सिंह ने कहा ठाकुर आग है, इस आग को भड़काने की कोशिश ना करें। मानो इस कविता में ठाकुरों का अपमान कर दिया गया, जबकि स्पष्टीकरण देते हुए साफ दिखे मनोज झा कि उन ठाकुरों में मैं भी हूं। मतलब साधन संपन्न, संभ्रांत जो हो गए, ये उनकी बात कह रहे हैं। पर अब आरजेडी एकजुट हो गई है। सब मनोज झा के पीछे खड़े हो गए हैं। कुछ ही देर पहले लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं राजपूतों के खिलाफ मनोज झा ने बयान नहीं दिया है। ऋषि मिश्रा, उनके प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं हमने पूरा बयान सुना, उसमें कुछ गलत नहीं। पर जेडीयू अभी सार्वजनिक बयान देने से कन्नी काट रही है। आज मेरे कार्यक्रम में जेडीयू ने कोई प्रवक्ता नहीं दिया है कि नहीं जी, ऊपर से ऑर्डर आया है, इस पर खामोशी बनाए रखिए। खामखा सीधे सवाल के नाम पर टेढ़े मेढ़े आप हमसे सवाल पूछेंगे और कुछ निकलवा लेंगे, हम नहीं आएंगे। पर लल्लन सिंह, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मनोज झा का भाषण प्रमाण है कि वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि किसी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं,
बीजेपी से हैं, वो कहते हैं कि मनोज झा जी, क्या उनके नेता लालू जी ने भी भूरा बाल साफ करो जैसा नारा दिया था? लालू परिवार उनका इस्तेमाल करके हटा देगा, जेडीयू दो फाड़ में बंट सकती है। यानी कि एक कविता दरअसल अगड़े पिछड़े की लड़ाई में तब्दील हो गई है। क्या यह भी एक रणनीति का हिस्सा है? मनोज झा एक ब्राह्मण, और जबकि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, पर यह कड़वी हकीकत है इस देश की, हमारी राजनीति की। उन्होंने यह बयान दिया, ठाकुरों को अच्छा नहीं लगा, इसमें ब्राह्मण भी हो गए, तो अगड़े पिछड़े के साथ अगड़ों में ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी हो रहा है क्या? यह अनायास ही हो गया? यह एक प्रयोग किया जा रहा है क्या? बीजेपी को इसमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, कितना घेरें, और 6 दिन से तो घेराबंदी कोई होती दिख नहीं रही थी। इसके पीछे कहानी एक और है क्या? कहानी ये कि जातिगत जनगणना जी का जंजाल भी बन सकती है क्या बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव से पहले? और बिहार में तो यह बाकायदा मुकम्मल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई गई, 2 बार विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास भी हुए सर्वसम्मति से, यानी कि बीजेपी की भी सहमति थी। हालांकि केंद्र में वो करवाने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी पैरा बदला गया था। तो अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई भी अब आगे बढ़ेगी क्या? और इसे और आसान शब्दों में कह दूं, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई फिर से होती दिख रही है क्या? क्योंकि बीजेपी कमंडल का तो इस्तेमाल करेगी, जनवरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका होगा, वो नैरेटिव बनेगा ही बनेगा। और एक मुस्लिम सांसद के लिए जो बिधूड़ी के बोल बिगड़े थे, कारण बताओ नोटिस तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टोंक जो जिला है उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है रमेश बिधूड़ी को। तो कार्रवाई के बजाय कुछ प्रमोशन, कुछ जिम्मेदारियां आगे बढ़ रही हैं क्या? ये कमंडल का हिस्सा है क्या? और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो मंडल कार्ड खेलने के पुराने खिलाड़ी हैं, अब वो इसे आगे बढ़ाते दिख रहे हैं क्या? राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य भी, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, साझा सरकार है झारखंड में, कर्नाटक में, नवीन पटनायक भी, उड़ीसा में बीजेडी भी इसकी समर्थक है। देवेंद्र फडणवीस को भी कहना पड़ता है वी आर नॉट नेगेटिव ऑन कास्ट सेंसस। तो ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ब्राह्मण बनाम ठाकुर, और साथ ही साथ विशेष सत्र में सबको जो मजबूर किया बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए, उसकी भी काट खोजी जा रही है क्या? और इसीलिए जात फिर से मुंह उबारती दिख रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल इस कविता के शीर्षक से लिया है मैंने, ठाकुर का कुआं उठा जात का धुआं, और बिहार में लड़ाई अगड़े पिछड़े पर आई, और यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, यह भी आप तय मानकर चलिए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, आरजेडी के युवा चेहरा हैं तेज तर्रार प्रवक्ता शक्ति यादव, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, पप्पू यादव, बिहार की राजनीति के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक ऐसा चेहरा जिससे सब वाकिफ हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो शक्ति, थोड़ा ये मुझे राजनीति समझाइए पार्टनर अपनी, कि आपके सांसद ये कविता पढ़ते हैं 21 सितंबर को, कुछ नहीं होता, सब शांत,
और 27 तारीख आते आते 6 दिन बाद आप ही के विधायक चेतन आनंद, उनके अंदर का ठाकुर जाग जाता है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है पार्टनर, पॉलिटिक्स क्या है आपकी? संदीप जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। संदर्भ क्या है? संदर्भ है महिला आरक्षण बिल। राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया और अपनी प्रतिबद्धता को साथ साथ दोहराया कि अगर आप चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व सबको मिले तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को अवसर उसमें देनी चाहिए, प्रावधान निहित की जानी चाहिए। और अतीत का कुछ दर्शन सांसद महोदय ने कराया, आदरणीय मनोज झा जी ने, जिसकी शीर्षक आपने लगा रखी है कि भाई मिट्टी चूल्हे का, मिट्टी तालाब का, जो भी आपने शीर्षक लगाया, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का। ये प्रतीक के रूप में जो बात उन्होंने प्रस्तुत ये की, बात समझ में आ गई। चेतन आनंद का ठाकुर जाग जाता है। आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि मेरे सामने बोलता, सदन में बोल देता तो मैं पटक देता वहीं पर। ये आप ही की पार्टी बिल्कुल तो परस्पर विरोधी बयान क्यों दे रही है? देखिए, मर्यादा विहीन टिप्पणियां कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं। और लोकतंत्र में भाषा संयमित होनी चाहिए। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर चेतना नहीं है, बौद्धिक रूप से इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इन लाइनों को आप नहीं समझ रहे हैं, तो अकारण आक्रोश का जो भाव आप दिखाए हैं, ठाकुर टाइटल है संदीप जी बिहार के अंदर में। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से सांसद हैं, वो कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर हमारे जो विधान परिषद में चेयरमैन है, वो कौन है? हमारे यहाँ रामनाथ ठाकुर कौन है? हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? ठाकुर शब्द क्या किसी जाति का नाम स्वयं सांसद महोदय ने नहीं लिया। और अंत में कहा कि आपके अंदर जो दबंगई है, आपके अंदर जो मानसिकता है गुलामी कराने की, उस पर एक इशारा था। और उस संदर्भ में उन्होंने वो कविता का उन्होंने आपने राजनीतिक रणनीति के तहत ये कराया है क्या? पूरा खेल जो हुआ 21 से लेकर 27 तक शांति, 27 को आप ही के विधायक ये बोलते हैं, यानी कि कविता का पाठ भी आप कराते हैं, पिछड़ों की रहनुमाई की ताल भी ठोकते हैं, और दूसरी तरफ अगड़ों को साधने के लिए चेतन आनंद को भी उतार देते हैं। देखिए, जद में जाइएगा, जद में क्या है वो तो जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो उनका मसला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मनोज झा जी ने किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का कोई अपमान नहीं किया है। ये बिल्कुल बात उनके लिए भी नसीहत है जो लोग आगे बढ़, महिला आरक्षण की काट है ये, हद तब हो जाती है। महिला आरक्षण की काट है, अगड़ा पिछड़ा करो। नहीं, अच्छा बताइए। नहीं, फिर माफ करिएगा, जब हम हाशिए पे लोगों को जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हैं, उन लोगों को अगर हम अवसर देने की बात करते हैं तो ये जातिवाद नहीं हो सकता। ये हमारा समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबके साथ लेने की जो बात हम कहते हैं, तो वंचितों को छोड़ करके खास जगहों को आप सिर्फ उनको अवसर दीजिएगा तो ये सामूहिक रूप से नहीं हो पाएगा। हमारा सबको लेकर के है, हम किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो हाशिए पर है उनको अगर अवसर नहीं मिलेगा, गांव का दर्शन नहीं होगा, गवई का दर्शन नहीं होगा, खलिहान नहीं दिखेगा, खेत नहीं दिखेगा, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल तैरते रहेगा। ठाकुर का धुआं पढ़कर जो जात का धुआं आप उठा रहे हैं शक्ति यादव, दरअसल की जी पिछड़ा वोट बैंक हमें लामबंद करना है, ठाकुर तो हमें वोट देते ही नहीं है। ये बहुत ही चतुराई से अपनाई हुई रणनीति है। बहुत ही आपको संक्षिप्त में कुछ
देखिए, रणनीतियां अपनाने का ये सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी भारतीय जनता पार्टी जानती है। अच्छा। हम लोग सीधी राजनीति करते हैं भाई कि जो हाशिए पे है, वंचित है, हम उनकी बात करते हैं, सदैव करते रहे हैं। दबंगई के खिलाफ हमने लगातार लड़ाइयां लड़ी है, हम उन लोगों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन कोई नाहक ठाकुरपन का कोई स्वांग रच कर करके वहां पर अहंकार बस प्रतिक्रिया दे, एक कतई स्वीकार नहीं हो सकती है, न मेरी पार्टी को और न मेरे नेतृत्व को। ये बात हम दो टूक में कह देना चाहते हैं संदीप जी, दो टूक में कुछ आपके सामने आंकड़े भी रख दूं। एक मिनट शक्ति भाई, जो ये पिछड़ा वर्ग जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, 1996 में बीजेपी के खाते में पिछड़े वर्ग की 19% वोट ही जाती थी, महज 19%। कांग्रेस 25, बाकी आप जैसे क्षेत्रीय दल ले जाते थे। और 2019 आते आते बीजेपी के खाते में पिछड़ी जाति का 44% वोट बैंक चला गया है। उसी में सेंधमारी हो रही है। नहीं संदीप जी, माफ करिएगा, एक कालखंडों को पूरे तौर पर अपना देखें। एक जुमला था, एक वेब था, जिसको लोगों ने सच मान कर करके एक पोलराइजेशन का शुरू पाया। लेकिन आप देखेंगे कि 24 में यही इस तरह से गिरेगा जैसे सेंसेक्स मार्केट में गिरता है ना, उसी तरह से गिरेगा, दिखाई ये नहीं पड़ेंगे। लोगों ने देखा, लोग उसको महसूस किए हैं, आज लोग उससे आहत हैं। हर वर्ग, किसान, नौजवान, आम आदमी, हर व्यक्ति आज आहत है। भले माने न माने, आप शौर्य दिवस मना लो, आप मंदिर की बात कर लो, मंदिर बनाने से अगर तो पंडित आपको नेहरू पर मंदिर जात बनाते, की बात करनी पड़ आज रही है। आज इसरो का सफलता सामने नहीं आती। नहीं, पर जात की इसलिए बात एक जो बात हो जान रही है, लीजिए, एक मिनट धार्मिक उन्माद की बात आलोक करो, वत्स, रमेश भिदुरी की बात ले आओ। ठाकुर का कुआं और उठने लगा जात का धुआं, अनायास ही है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत है और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इसमें हम किसी तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ग को तोड़कर और अपनी तरफ समाहित करने का प्रयास, और कुछ नहीं। ये पहले भी इस काम को करते थे। अब इस बार इन्होंने देखा कि वो वोट बैंक ट्रांसफर हो गया है बीजेपी की तरफ। सही आंकड़े दिए आपने कि 44%, सबसे ज़्यादा ओबीसी मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, विधायक भी हैं। उसके आंकड़े भी समय समय पर लोगों ने बताया है चैनल्स पे। ये ऐसा राजनीतिक खेल खेला गया है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा प्रतिक्रिया दे तो क्या दे। नहीं, बीजेपी को समझ, गिरिराज सिंह भी बस यहीं खत्म हो जाते हैं कि किसी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। वहां स्थानीय जो नेता हैं, आपके विधायक हैं नीरज बबलू, मनोज झा मेरे सामने ठाकुरों पर बयान देते तो पटक कर मुंह तोड़ देता, विधायकों तक सीमित रह गया। जो नीरज बबलू ने बोला उससे तो खैर पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो एक सेंटिमेंटल, मैं सोचता हूँ कि उनको लगा कि मेरे ठाकुरवाद पर उंगली उठी है तो उन्होंने अनर्गल बयान दे दिया कि पटक के। ये सब लोकतंत्र में ऐसी चीजें स्वीकार नहीं है कि आप किसी को कहिए कि मैं पटक ये के। ठाकुर बनाम पंडित भी हो रहा है क्या? ठाकुर नहीं, बनाम ठाकुर बनाम ब्राह्मण, पंडित मनोज झा ब्राह्मण है कि तुम्हें पटक देता, तो ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला खेल भी हो रहा है, सिर्फ अगड़ा पिछड़ा नहीं है। ये सब बचकानी मतलब सेंटेंसेस बोला गया है, इसका कोई बहुत लंबा मायने नहीं निकालिए। ये इनकी राजनीतिक समझ इतनी है। हालांकि जो मनोज झा ने कहा वो सही मायने में ठाकुर पर उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने एक संदर्भ दिया जिसको लोगों ने गलत ढंग से उसका अपना निकाल लिया, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग को इंगित किया है। लेकिन जो सच्चाई है, जो बात वो कहना चाह रहे थे, अब धरती पर वो सच्चाई नहीं है। उस तरीके की दबंगई कोई जात किसी भी गांव और शहर में, अब अनलेस यू आर बाहुबली या गुंडा या माफिया तो बात अलग है, बट जनरल आदमी उस तरीके की दबंगई जो बरसों पहले जमींदारी प्रथा के तहत होती थी, अब वो पूरी तरीके पर 90 के दशक का अब वो मंडल पूरी कमंडल तरीके से समाप्त कार्ड हो अभी खेला जा रहा है क्या आलोक वत्स? बिल्कुल खेला जा रहा है। ये मंडल की राजनीति है ना, जैसे आपका मंडल की अब कर रहे हैं रमेश भिदुड़ी। 10 दिन का कारण बताओ नोटिस भी है और टोंक की जिम्मेदारी दे दी जाती है। प्रमोशन है कि उनको कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है? वो थोड़ा कौतूहल का विषय है। वो कौतूहल का विषय है। मैं आपकी साफगोई का मुरीद होता जा रहा हूं। पप्पू यादव, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
जिस चीज पर 6 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अचानक उबाल आ जाता है बिहार की राजनीति में 27 तारीख को, यानी कि बीते हुए कल। तो नॉर्थ में, ना तो बंगाल में, ना तो साउथ में, ना तो महाराष्ट्र में, ये बिहार और यूपी तक ही सीमित क्यों होता है ये सारी चीजें? जबकि सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन तो रामास्वामी पेरियार, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तो साउथ में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था। और ओबीसी, ये कोई ओबीसी का या मंडल कमंडल का संदर्भ नहीं है। एक विषय था महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण के साथ अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटीज और एसटी एससी जो 27% है, उस समाज, उस वर्ग को एक मुख्य धारा में लाने की। और उस संदर्भ में यह कहा गया कि अभी भी जो सोच, जो मानसिकता राजनीतिक दलों में और कुछ व्यक्ति के भीतर जो अभी भी वो सोच है, कुछ समूह जो बैग से किसी दल को चलाता है, जो आज भी उनकी मेंटलिटी, उनकी जो वो जो प्रतीक बने हुए हैं कि हम किस तरह किस वर्ग को कमजोर, आप उठा करके देखिए, आज की बात नहीं है। 11% जब ऊंची जात को आरक्षण दिया गया था, तब सभी लोग, हम लोगों ने तो और भी स्वीकार किए थे, लेकिन जब स्टालिन ने 67% आरक्षण दे करके और कई सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश स्टालिन ने जब शुरुआत की, चाहे वो मंदिर में सभी समाज, सभी वर्ग के प्रबुद्ध और बौद्धिक लोगों को लाने का प्रयास हुआ, चाहे बैकलॉग पर भी कई सारी बातें हुई, और उसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई कि 67% आरक्षण जो अत्यंत पिछड़े और पिछड़ा वर्ग में जो चीजें को अलग की गई है, उसकी भरपाई या उसको किस तरीके से लाया जाए, इस पर भी कभी चर्चा नहीं की है बीजेपी के लोगों ने या केंद्र की सरकार ने। जब आपने लिया उसके बाद ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब आनंद फानन में एक बार 4 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर कोई चर्चा नहीं हुई, अनुमुद्दे नहीं आए, तो आपने 29-33 के बीच का एक मामला ले आया। ये कोई जाति, हम पहले भी कहना चाहेंगे कि इस बात को समझिए, हमारे भारत में स्टॉलवर्ड लोग, दुनिया में जितने बड़े बड़े समाजवाद और साहित्यकार हैं, वो ऊंची जात आप उठा करके देखिए, हमारे साहित्यकारों को देखिए, हमारे लोगों को देखिए, वो अलग बात है कि दलित और पिछड़ों में जितने बदलाव और भी जितनी लड़ाई लड़ी, उसका संदर्भ और नाम नहीं। तो मतलब मोटी बात जो पप्पू यादव आप कह रहे हैं वो ये कि महिला आरक्षण की एक काट ढूंढ कर लाई गई है, ये राजनीतिक रणनीति, एक राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, या ये संयोग था कि इतना बवाल हो गया? नहीं, ये संयोग था, ये कोई सोची समझी राजनीति नहीं थी। उन्होंने उस संदर्भ में मेरे भीतर की जो प्रवृत्ति है, रावण है, यजीद है, वो जो बुद्ध ने जो कहा था अपो दीपो भवा, हमारे भीतर जो एक नूतन प्रकाश, एक ऐसा कबीर, एक ऐसा बुद्ध, एक ऐसा नानक, या ऐसा वाल्मीकि, एक ऐसा संत रविदास। अब रामायण, यदि रामचंद्र का कैरेक्टर है तो वाल्मीकि को आप नहीं भूल सकते हैं, यदि आप कृष्ण को, यदु या तो अर्जुन के क्षत्रियता को नहीं भूल सकते। युधिष्ठिर तो वह क्षत्रिय थे नहीं, नकुल सहदेव भी क्षत्रिय नहीं थे। उसी तरह बुद्ध और अशोक का आप उठा करके देख लीजिए। आप जीवन में आप वाल्मीकि को, संत रविदास को, वो ठीक है, मैं जो राजनीति, खालिश राजनीति की बात कर रहा हूं पप्पू यादव, महिला आरक्षण लेकर आते हैं, उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का भी आरक्षण हो, उस संदर्भ में ये कविता सुनाई गई, और फिर ये अगड़े पिछड़े में और जातिगत जनगणना से जुड़ती हुई नहीं दिख रही है क्या? नहीं, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, हिंदुस्तान में जाति जनगणना एक संवैधानिक, और भारत की जब इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी है, ये अगड़े पीछे में नहीं, एक सत्य है। जैसे आरक्षण एक सत्य है, आप दलित को ऊपर लाने, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों को ऊपर लाने, आप इसको शोषण से मत देखिए, इसको जाति से मत देखिए। अच्छा, इसको जाति से क्यों ना देखूं, राजनीतिक मौसम है। एक मिनट पप्पू यादव, एक मिनट, अब एक आवाज पे, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति का इतिहास है, चाहे वो एसटी एससी हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे दुनिया में ठाकुर तो ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी ठाकुर है।
आप ठाकुर को क्या कीजिएगा? आप राजपूत, ठाकुर तो नाई भी जाति है, कड़वी राय हकीकत भूमिहार भी है, है, राय मैं चादर समझ भी है। गया, जाति कड़वी हकीकत हाँ, है। तो ये जात हाँ, का जाति धुआं यूं ही थोड़ा उठ गया सब। है। एक मिनट पप्पू यादव, अब AK वाजपेयी की बारी। सोची समझी ये राजनीतिक चाल है और लालू वर्सेस नीतीश है। एक तो ये पहलू है। अच्छा, अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा हाँ, कैसे। करिए ना। देखिए, ये नया संजय सिंह एंगल। कौन है? ये जेडीयू के लीडर है। हाँ, और ये चेतन आनंद और आनंद मोहन बाप बेटे हैं। मनोज झा, ये दोनों सब तीनों आरजेडी के हैं। हाँ। आनंद मोहन हुआ आरजेडी क्या? और नीरज बबलू, नीरज बीजेपी बबलू को के तो इन्होंने बताया अभी नहीं क्या, तारकिशोर प्रसाद। वो मैंने नहीं सुना। नीरज बबलू को इन्होंने जवाब दिया। मैं ये कह रहा हूँ हुआ क्या है कि ये मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक जो थी ना महिला रिजर्वेशन पे, हिल गए सारे। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक, कोई जवाब नहीं। तारीख नहीं वोमेन बताई। रिजर्वेशन, सर्जिकल वोमेन स्ट्राइक हो रिजर्व- गई, अभी कब ओहो, वो मिसाइल कब सबने- टारगेट पर कब पहुंचेगी, सबने- वो तारीख नहीं ना, बताई। ना, सबने नजरिया अपना रखा है। इन्होंने रखा, उन्होंने रखा, हमने रखे। हमारा मानना यह है कि मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक जो वुमेन रिजर्वेशन की थी, जो कानून बन गया और ऐतिहासिक उस वोटों से मतलब वो हुआ, उसमें अपोजिशन तो कोई था ही नहीं। ऑपोजिशन करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। थी। बिल्कुल ठीक है। तो उसके पास, इनके पास खलबला गए। सारा इंडी जो है अलायंस इनका, वो न्यूज व्यूज सब पीछे रह गए। क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। उस चक्कर में लालू यादव है धुरंधर राजनीति के, कोई इसमें दो राय नहीं है। और भ्रष्टाचार के भी धुरंधर है, क्योंकि सजा याफ्ता वही है। और नीतीश बाबू भी धुरंधर है। लेकिन ये भूल गए इनकी उत्पत्ति हुई थी समाजवाद से। समाजवाद में ये चीजें तो नहीं आती कि बांट दो। वैसे इस कविता में तो कुछ भी आपत्तिजनक अब नहीं है इसको- ना। एक सेकंड, इसको पूरा कर लेंगे। हाँ। अगड़ा पिछड़ा कायदे कर से दो। नहीं। एक सेकंड, दलित महादलित कर लो, है ना जी। फिर उसमें वो भूरा बाल कर लो, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण और लाला। यही तो राजनीति करते रहे। फिर उसमें और ऐड कर लिया, तुष्टिकरण कर लो, MY का समीकरण बना लो। नीतीश बाबू और ये अच्छा, लाल- बीजेपी जब ऐसी रणनीति बनाती है तो उसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, चाणक्य नीति कहा जाता है। ओबीसीआइजेशन हो गई एक पार्टी जो ब्राह्मण लाला की पार्टी थी, कि क्या कमाल का कायाकल्प किया, और दूसरा करता है तो ये देखिए ये कितने धूर्त हैं, ये कितने कैसी राजनीति हम नहीं करते कह रहे। हैं। इसका कारण नहीं, है। एक सेकंड। एक मिनट सुनिए ना। बीजेपी का बयान तो है नहीं, बयान तो आरजेडी नहीं, का भूरा है। बाल का तो तारकिशोर नहीं, हम लोग यादव तो का कहाँ है पिक्चर ना। में? हम लोग तो है ही नहीं पिक्चर में ना। बयान दिया मनोज झा ने। अच्छा, वो ठाकुर का कुआं हकीकत बयां करता है। हाँ, कुआं है आजकल। एक कुआं दिखा दो आप, चलो नहीं किसी नहीं, ये संदर्भ कोई ऐसे थोड़ा वो तो ऐसे ही नहीं कहा गया। ये संदर्भ कविता, बेमानी please है। understand, संदीप अब जी, नहीं stand करता ये जो मनोज झा है, ये प्रोफेसर हैं और PhD की है पॉलिटिकल साइंस में, और वही पढ़ाते हैं। ऐसी कविता नहीं पढ़ी जाती। ये बिल्कुल सोची समझी थी राजनीति। हुआ वही सर्जिकल स्ट्राइक। अब क्या चाह रहे हैं कि ये अगर पिछड़े वोट- पिछड़ा वर्ग खिसक ना जाए, थोड़ी उसी में असहजता है, रिस्पांस का भी नहीं पता। देखिए, कमाल की बात यह है कि बीजेपी के लोग इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जेडीयू का कोई नहीं हो रहा। कैसे होगा? जेडीयू की माफी मांगी है एक उसने सज्जन ने, जो उनके ऑफिस में रह रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनको माफी मांगनी चाहिए। तो इसीलिए हमने शुरुआत वहीं से की। जेडीयू वर्सेस लालू है। नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। वो अपने सपुत्र को बनाना चाहते हैं। बीजेपी को कोई फर्क हम नहीं, लोग एनडीए को कोई फर्क नहीं रोल पड़ता, हम तो कर दिया जो करना है। अब ये मध्य प्रदेश एनडीए में को भी कोई कर फर्क रहा है। नहीं पड़ता। हम लोग जो बीजेपी जातिगत जनगणना का मुद्दा और आगे बढ़ेगा। ना, जो कमिटमेंट करी है ये वो संदर्भ commitment तो महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण देने का है ना, उस संदर्भ में पढ़ी गई। संदर्भ को कभी नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल हमें। ठीक है। तो हमने महिला क्या कहा? बीजेपी का ये स्टैंड तो है नहीं कि हम नहीं देंगे। ये तो कहा ही नहीं। नहीं देंगे, ये कहाँ कहा? हम तो बिल में उनका- कहाँ उनका कहा? तो स्लोगन पहले यही पास है। तो हो जाए। स्लोगन ही है इनका। पहले बिल तो पास तो हो गया, और क्या हो रह गया? जो स्लोगन उसमें इनका ये है। 303 के तहत जो आरक्षण था वो तो मिलेगा SC/ST को। अब इसके लिए अमेंडमेंट आएगी कि OBC को और अरे, मुस्लिम इस महिलाओं को विधेयक में include किया ही जाए। अभी कैसे कर देंगे? नारी शक्ति वंदन में ही ले आते ना, क्या क्या ले आते? पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण। एक स्टेप चला है अभी अच्छा, हमने। एक स्टेप चला, और नहीं, एक नहीं। इसमें एक और ऐड कर दूं, संविधान उसी को लपका गया है दुबे क्या? जी को संबोधित करके संविधान संशोधन इसके बाद बंद हो गए हैं क्या? प्लीज, राजनीतिक किस तरह से रणनीति है। एक सेकंड, किस तरह से ये राजनीतिक घटनाक्रम जो अनफोल्ड कर रहा है अब है,
वो बताएं, उससे पहले दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे और ये कविता के मायने क्या हैं। थोड़ा सा आप हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए और दर्शकों का भी। नहीं, मैं मानता हूं कि एबीपी चैनल के जो दर्शक हैं वो भी जानकार हैं और यहाँ जो बैठे साथी हैं वो तो सब जानकार हैं ही, लेकिन आपने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी को बताने, किसी का ज्ञानवर्धन के लिए नहीं। नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखकों, दलित साहित्यकारों में उनकी सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं। वो वाल्मीकि समाज से आते थे और दलित आंदोलन के अंदर भी उनकी जो कहानियाँ, एक मशहूर कहानी उनकी शव यात्रा है, वो दलित आंदोलन के अंदर भी उसने बहुत हलचल मचाई थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता था, मेरे कार्यक्रमों में मैंने उन्हें निमंत्रित किया। शिमला में मैंने एक वर्कशॉप किया तो उसमें लगातार 7 दिन तक हम लोगों के साथ रहे। वो देश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में एक हैं और दलित साहित्यकारों में उनका जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये जो कविता है ठाकुर का कुआं, इसी शीर्षक से प्रेमचंद ने भी एक कहानी लिखी थी। ये कविता है, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ठाकुर का कुआं, जो हम सब लोगों ने पढ़ी है बचपन में। तो ये सामाजिक न्याय की वो भी कहानी थी और ये सामाजिक न्याय की बहुत ही रेडिकल कविता है। जो मनोज जी हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं, सही कहा। मेरे पुराने मित्र हैं और बहुत ही योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो इस कविता का उन्होंने एक संदर्भ में इस्तेमाल किया है और बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया है, बहुत सही जगह जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है, वो बहुत ही उम्दा है। मैं तो इस बात के लिए उनकी सराहना करता हूं। पर ये और सिर्फ इसके ऊपर यहाँ जो विवाद पर पैदा हुआ है, साहित्यिक बात या सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ी जा रही थी, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ही नहीं, एक खालिस राजनीतिक रणनीति। देखिए, इसके बाद जो हुआ है उसमें आपने जो अभी शुरू में अपने वक्तव्य में कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर क्या बोले, मैं जरा यहां से बात को उठाना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सामाजिक किरदार अलग है, बिहार की भाजपा का सामाजिक किरदार अलग है। उत्तर प्रदेश में जो आप बता रहे हैं ना, उनको बहुत ज्यादा पिछड़ों के वोट मिलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी और दलितों के वोट भी भाजपा को काफी मिलते हैं, लेकिन बिहार में अभी तक वो बनिया ब्राह्मण पार्टी की छवि से नहीं उभरी है। इसीलिए उसे लगातार नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती थी, रामविलास पासवान की। हाँ, रामविलास पासवान की, नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती थी ना भाई, एलजीपी को जो दी गई। जब नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक गठजोड़ था बिहार में, उसके ऊपर एक मरणांतक प्रहार था। उससे आज तक भाजपा नहीं उभर आई है। जैसे वो लालू यादव से नीतीश कुमार मिलते हैं, आज तक मतलब हिंदी हिंदी पट्टी में देखे जितने भी राज्यों में सरकारें बनाई हैं बीजेपी ने, जी। बिहार एकमात्र राज्यों में से है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाई। इसलिए क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। समाज के उन तबकों का वोट प्राप्त करने के लिए रामविलास पासवान की जरूरत पड़ती थी, उन तबकों का वोट प्राप्त करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते। उपेंद्र कुशवाहा, वो सब इसीलिए हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है। तो ये जो भाजपा की जो चुप्पी है, आप ये इस चुप्पी के पीछे बहुत बेचैनी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो राजनीति हो रही है, और आनंद मोहन सिंह जब छूटे जेल से, विवादास्पद तरीके से छूटे, तो उससे भी परेशानी पैदा हुई। तो भाजपा इस तरह मुतवातिर क्योंकि भाजपा का अगर ऊंची जातियों का आधार है, अगर उसमें भी अगर नीतीश कुमार ने सेंध लगा ली या कोई और किसी और तरीके से सेंध लग गई तो भाजपा के समर्थन में आती नहीं दिख सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत समस्या है भाजपा के साथ, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। और यहां पर ये लालू प्रसाद यादव का खेल है क्या कुछ कि आरजेडी का सांसद कुछ बोलता है और विधायक कुछ और बोलते हैं? देखिए, इसमें खेल क्या है, अब इसको तो जांच पड़ताल की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। ये जो पूरी राजनीति, ये केवल जिस तरह की प्रतिक्रिया इस कविता के ऊपर हुई है वो केवल बिहार में ही संभव है। वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती थी प्रतिक्रिया, वो किसी और जगह प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी, क्योंकि बिहार की हुई भी नहीं। बिहार की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, वहां का जो समीकरण है, जिस तरीके से राजनीति होती है, जिस प्रकार का बिहार में डिस्कोर्स चलता है, वो बिल्कुल अलग तरीके का। इसलिए मैंने दूसरा सवाल रखा भी ये अब है कि बिहार की लड़ाई अगड़े पिछड़े पर आई, पर दरअसल ये बिहार तक वो हमेशा ही है, पहले से है, पर वो सीमित अब बिहार तक नहीं रहेगी। मेरा कहना है क्या वो बिहार में अखिल भारतीय स्तर पर भी ये बात होती दिखेगी? देखिए, ये जातिगत जनगणना के जरिए
अब ये मुद्दे को तूल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें ये बिहार से बाहर बात नहीं निकलेगी, मेरे ऐसे राय है, लेकिन बिहार की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। और पहले से वहां पे माहौल बना हुआ है अगड़े बनाम पिछड़े का, सदियों से। हाँ, और बहुत पहले से बना हुआ है, वहां की स्थिति इस तरह की बनी हुई है। इसीलिए वहां पे लालू यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं, बहुत जैसे आपने बताया वो राजनीति के धुरंधर हैं, नीतीश कुमार भी राजनीति के धुरंधर हैं, भाजपा में भी राजनीति के बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त भाजपा की राजनीति वहां बिहार में सांसत में है। उस दिन से, जिस दिन से नीतीश कुमार ने एनडीए से अपनी विदाई ली है और महागठबंधन बनाया है, उस दिन से अभी तक भाजपा उसके प्रहार से तो उभरी नहीं। ये जो पिछड़े में सेंध मारी, ये आपके लिए भी एक दिक्कत का सबब। और देखिए, जिन वाल्मीकि की कविता का पाठ किया, एक तरह से वो सुनाई, वो दरअसल दलित हैं। ये आपके जैसे शत्रपों के लिए भी, जो एनडीए का हिस्सा है, चिंता का सबब हो सकता है क्या? देखिए ऐसा है ना, ये लालू का जो गेम है, ये जो उन्होंने शतरंज का मोहरा चला है, वो अगड़े पिछड़े वोट जो जाता है इनके पास, जाता है बीजेपी के पास, उस पे छीनने की राजनीति है उनकी। दलितों को तो वो हिमायती रहे, हम भी हिमायती रहे, हम भी इंसाफ चाहते रहे। और कुएं वाली जो कविता की आप बात करो, ये सच्चाई है, इसको कौन मना करेगा। लेकिन अब आज के संदर्भ में वो सच्चाई नहीं है, बेईमानी है, वो बेईमानी है, ये बात सही है। ये एक्चुअली मैं फिर वही बात कहूंगा कि राजनीति के धुरंधर लालू और नीतीश की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शक्ति यादव, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जात, इस कड़वी हकीकत को मिटाने के बजाय उसे और बढ़ाने की तरफ कदम उठा रहे हैं विशुद्ध राजनीतिक फायदे के लिए। संदीप जी, थोड़ा सा है 2 बजे से सहमति व्यक्त करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए, एक बात आपको स्वीकार करनी होगी बिहार की राजनीति में, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम जाति की नहीं, जाति से ज़्यादा जमात की ओर, हम कमज़ोर तबकों की लड़ाई लड़े हैं, जिसमें हर जाति के लोग आते हैं। लेकिन जो दबंगई प्रवृत्ति पर जो प्रहार हम लगातार करते रहे हैं, जिसका भाव आप देखिए, राघवेंद्र प्रताप ने क्या कहा कि मनोज झा को गर्दन काट देंगे, नीरज बबलू भाजपा के ने क्या कहा, गर्दन काट वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी मिल गई है, जिसके खिलाफ ये है। एक ये नंबर एक, नंबर 2, दूसरे तरफ ये दलितों का भी अपमान, चूंकि कविता का अपमान है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के अपमान का मतलब कि दलितों का भी अपमान है। और आप जिस तरह से भाव प्रकट किया, ये राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये आपकी जो मन में जो दबंगई की प्रवृत्ति है, उसका ये प्रकटीकरण है भाजपा के दोनों विधायकों का। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। नंबर 2, और चेतन आनंद, आनंद मोहन सिंह, इनका क्या, संजय सिंह, समझी, सुन लीजिए, मैं वो उस पर आ रहा हूं। जहां तक आपने आनंद मोहन जी की चर्चा कर दी, आपने चर्चा कर दी चेतन आनंद का। अब चेतन आनंद के अंदर अगर ये चेतना नहीं है, इस भाव का, इस शब्द का, इस पूरे लाइन का, तो उन्होंने जिसके जहां से यूं ही पूरे देश के नेशनल मीडिया ने इसे नहीं उठा लिया, इसके पीछे कोई नैरेटिव सेट करने वाला नेपथ्य में बैठा है। हम उसी ओर नहीं जाना कौन चाहते। कर रहा है मैं नैरेटिव कहूंगा सेट, ईमानदारी के साथ, ये देखने की बात है। इसीलिए जाति पर आ गई है क्या लड़ाई। और जाति को लेकर जी रोहिणी आयोग ने कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिए हैं, वो आपको बताऊंगा। सवाल होगा पप्पू यादव से। बिहार में लड़ाई अब दरअसल जात पर और अगड़े पिछड़े पर आ गई है क्या। और पिछड़ी जाति की जब बात होती है तो जी रोहिणी आयोग क्या कहता है, 3700 के करीब जातियां हैं, पर उसमें 993 कोई नौकरी, कोई दाखिला नहीं। 923 को 2.86% नौकरी और दाखिले मिलते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो जब ये इस लड़ाई की बात की जाती है, ये लड़ाई क्या अंतहीन लड़ाई है पप्पू, या राजनीतिक, जब नफे नुकसान की बात आती है चुनाव की, तभी याद आती है सबको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक तो जो अब टीम बनाए बैठाए हुए हैं, ये सब गलत राजनीति। आप संदर्भ देखिए ना, इसको लालू यादव भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचारी अभी बॉम्बे में क्या हुआ, लालू यादव ही सिर्फ भ्रष्टाचारी। मणिपुर में क्या हुआ, किसके साथ सबसे बड़े बेईमान। अभी जो ये बीजेपी वाले और एलजेपी वाले बोल रहे थे, संदर्भ क्या है। पहले तो इनसे आप ये पूछिए कि 9 सालों में बीजेपी की सरकार कितने पिछड़े के मुख्यमंत्री हैं, कितने पिछड़े मिनिस्टर हैं कैबिनेट में। आप इनसे 29 पिछड़े हैं, वो कहते हैं 29 पिछड़े मंत्री हैं। मैं तो वही बता रहा हूं ना आपको,
मात्र एक शिवराज सिंह, उसको भी परिस्थिति जन है, शिवराज सिंह को छोड़ दीजिए, आप एक एसटी एससी दलित का नाम उठाइए, अरे आपको पता चल जाएगा कि भाजपा की मानसिकता। आप ऐसा करिए ना, इनको कहिए जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दो। तो लड़ाई वहीं आ रही है क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक मिनट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ठाकुर के कुएं पर उठते राजनीतिक धुएं पर आपकी राय। पुरुषोत्तम बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं, जिस ठाकुर का जिक्र उसका तात्पर्य राजा का प्रतिनिधि है, जाति नहीं। हमारे एक और दर्शक है रामकिशोर, बरेली यूपी से। वो कहते हैं, लगता है कि 24 का चुनाव ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद के बीच होगा। अगड़ा बनाम पिछड़ा होने वाला है क्या, या कई परतें हैं? वक्त गवाही देगा। नमस्कार।